पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में एक और खूबसूरत सी सुबह की एक और खूबसूरत सी खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े टाइम पे डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। इस वक़्त अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कम ही हुआ है कि पाकिस्तान ऐसे दौर से गुज़र रहा हो जिस दौर से इस वक़्त गुज़र रहा है। वरना जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये तो हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते और सुनते और पढ़ते ही रहे हैं कि पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। जिस तरह कराची शहर की तरक्की की बात करें तो 2002 से 2018 तक 2008 तक का दौर, जो 6 साल तरक्की के थे, वो पाकिस्तान बनने के बाद से कराची ने सिर्फ़ एक ही मर्तबा देखे। इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की का दौर एक ऐसा दौर भी गुज़रा कि जब चोरों को सरेआम सज़ा दी जाती थी, तो हालात बदलने लगे। पड़ोसी मुल्क बहुत सारे टुकड़ों में तब्दील होने लगा, मगर उसके बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुज़रने लगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में आज जो किरदार अदा कर रही है हुकूमत, उनके जो खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनके स्पोक्समैन हैं सिंध के, जनाब राजा अंसारी साहब, टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम सलाम। जी, जी, जी। और हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जनाब मलिक शाह साहब भी मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं मलिक साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है आपके साथ खैरियत से सर। माशाअल्लाह पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस वक़्त मैं सवाल करूँगा राजा अंसारी साहब से कि ऐसी क्या गिदड़ सिंगी लेकर गए हैं पीएम साहब या फील्ड मार्शल साहब कि बिल्कुल ही कुछ अलग सा ही होने लग गया है कि आज जो है वो ट्रम्प साहब फरमाते हैं कि एक अज़ीम लीडर तशरीफ़ ला रहे हैं, अज़ीम रहनुमा तशरीफ़ ला रहे हैं, अज़ीम फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और? क्या कहेंगे राजा साहब? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखें एक हकीकत है जो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है और वो हकीकत ये है कि इस खित्ते में हम लोगों ने ताकत का जो सरचश्मा बना हुआ था इंडिया, हमने उसको 4 घंटे की एक मुख्तसर सी झड़प में उसकी सारी एयरफ़ोर्स को ग्राउंड कर दिया था। हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि ना पाकिस्तानी कौम एक तरफ ज़िम्मेदार कौम है, जो अपना दिफ़ा करना जानती है, दूसरी तरफ हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हमारी जो सलाहियत है दिफ़ा की, वो कमज़ोर सलाहियत नहीं है, वो दुनिया की मज़बूत तरीन सलाहियत है और हम अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को फ़ौरन घंटों के अंदर शिकस्त देने की ताकत रखते हैं। देखिए दुनिया बहादुरों के साथ खड़ी होती है। दुनिया रिस्पॉन्सिबल लोगों की इज़्ज़त करती है। हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भी किया और उसके बाद मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म की जो ख़ारजा पॉलिसी थी, उसने पूरी दुनिया में झंडे गाड़े कि वो पाकिस्तान जो दुनिया में आइसोलेट हो चुका था, उस पाकिस्तान को इस वक़्त सेंटर ऑफ अटेंशन दुनिया की मरकज़-ए-निगाह बना के रख दिया और दुनिया की तरक्की याफ़्ता कौमों की सफ़-ए अव्वल में लाके खड़ा कर दिया। ये वो ख़ारजा पॉलिसी थी जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ़ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज़ शरीफ़ साहब का पूरा तजुर्बा था, बल्कि उसके साथ-साथ कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पूरी रहनुमाई और उनकी पूरी एक्सपीरियंसेज़ और फिर उनके घर में जो ताल्लुकात हैं, वो उसके पीछे थे। सीज़न्ड लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, पता है कि मुल्क को कैसे चलना चाहिए, ये भी पता है कि हमें फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी किस तरह लेके जानी है और फिर उसमें बैलेंस कैसे करके चलना है। चाइना के साथ ताल्लुकात को कैसे मेंटेन करना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कैसे मेंटेन करना है, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे लेके चलने हैं। ये तजुर्बा ही होता है जो एक मुल्क को आगे ले जाता है। ये कोई खिलाड़ी की हुकूमत नहीं है, ना ही ये कोई 4 दिन के लोगों की हुकूमत है। ये हुकूमत पाकिस्तान के उन लोगों की हुकूमत है जो पाकिस्तान पर हुक्मरानी का तजुर्बा रखते हैं। गो कि उन्हें कभी उनका टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, लेकिन फिर भी उनका तजुर्बा है जिससे आज पाकिस्तानी कौम फ़ायदेमंद उससे फ़ायदा उठा रही है, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँच रहा है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसके दूररस नताइज हमें नज़र आएँगे। पाकिस्तान के कर्ज़े भी खत्म होंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएँगी, पाकिस्तान में ये जितने भी ममालिक फ़ायदे हो रहे हैं, कभी देखा आपने कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा पूरी दुनिया में पहले एक बार बना हुआ है। तो उसके साथ कर रहे हैं। दीगर कि अब हम भी पाकिस्तान से इबादत करें। दिफाई मुआहदा किस मुल्क से होता है? जिस मुल्क की फ़ौज, जिस मुल्क की आर्मी, जिस मुल्क की इंटेलिजेंस बहुत मज़बूत होती है, लोगों की बात है और हमने अपना लोग लीडर आ रहे हैं। के पीछे मेहनत होती है, इधर होती है, डिटरमिनेशन भी देता है। आपकी तरफ नेटवर्क का कोई इश्यू आ रहा है? आवाज़ बहुत डिस्कनेक्ट डिस्टर्ब हो रही है आपकी। जी, नेटवर्क इश्यू होगा बिल्कुल, मैं थोड़ा दूर हूँ। जी, जी, जी। जी, राजा साहब। अच्छा। जी, जी। मलिक शाह साहब टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं यकीनन। जी, जी, जी। हाँ जी। मलिक शाह साहब क्या कहते हैं, क्या समझते हैं आप इस बात को देखते हुए कि क्या इस वक़्त पाकिस्तान का पागलपन कह लें
दीवानापन कह लें कि हमने अपनी मौजूदा पीछे हमारे क्या यानी बिल्कुल जो मुसलमानों का एक वतीरा रहा है, चाहे वो 313 हो, कि हम अपनी गिनती नहीं देखते, मगर ईमान की ताकत को देखते हैं। इसको देखते हुए मई में जो कर दिखाया पाकिस्तान ने, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी गिदड़ सिंगी एटमी ताकत तो है कि अगर कोई भी उल्टी-सीधी हरकत करता है तो हम खुद तो मर ही रहे हैं ना, मार देंगे। इसी डर से इंडिया भी परेशान। कहीं यही डर तो नहीं अमेरिका को भी? क्योंकि एक तरफ अमेरिका हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हमसे झुककर मिल रहा है, हमारी तारीफ़ें कर रहा है। दूसरी तरफ बटग्राम एयरबेस माँग रहा है और बात वो ये करता है कि चाइना का जो एटमी प्लांट है वहाँ से करीब है, इस वजह से मुझे बटग्राम चाहिए। मगर क्या क्या पाकिस्तान तो नहीं उसका टारगेट? आपको क्या लगता है? मलिक शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपने कहा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस स्टेज पे पहुंचा है। जिस तरह मेरे कुलीग ने कहा कि जंग की बात किया इंडिया के साथ और वो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत हम लोगों के खुशनसीबी है। और हम लोग जो है, जिस तरह हम लोगों के वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब आगे जा रहे हैं, जिस तरह मुसलमान मुल्कों के साथ करीब हो रहा है, तो वाकई एक यकीनन एक मुल्क है कि जो आप कह रहे हैं कि गिदड़ सिंगी उसके साथ है। तो गिदड़ सिंगी जो है अभी फिलहाल सब दुनिया को गिदड़ सिंगी की जरूरत हो पड़ा हुआ है। तो एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान है, जो इस खत्े में, और वो भी जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। तो दूसरे मुल्क है नहीं कि इस तरह की दृष्टि उसके पास हो। तो लिहाजा अगर अभी सऊदी आ गया तो बहुत खुशी की बात है। कल कतर भी आने वाला है, परसों इमारात भी आने वाला है। ये खुशियों की बात है। अगर ये लोग इस तरह ये सोच रहे हैं कि मतलब कोई और मतलब है, कोई दूसरे है, कोई तीसरे है, और यहाँ आप लोग इशारा कर दिया कि अमरीका दोबारा हम लोगों के लिए एक मुसीबत बनेगा, तो वो तो मुसीबत मैं नहीं कहूँगा कि फिलहाल बनेगा। फिलहाल तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो दौरान जंग था हिंदुस्तान के साथ, तो हम लोगों ने अपने शुजाअत और मर्दानगी जो है दिखाया। तो अभी हर मुल्क जो है, रुख जो है अभी पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। अगर आप रिसेंटली देखा, यूनाइटेड नेशन में जो इजलास हो रहा है, तो सबसे पहले पाकिस्तानी वहाँ पे वजीर आजम साहब और फील्ड मार्शल साहब बैठा हुआ है। तो ये हकीकत इस बात मैं है। थोड़ा-सा राजा साहब की तरफ भी मैं सवाल लेकर आऊँगा, उन्होंने हमें दोबारा जॉइन कर लिया है। राजा साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी, आपका आवाज़ आ रही है। देखिए राजा साहब, बात ये है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। आज जी, आप ये कहते हैं कि आपको नीयत में बिल्कुल भी खराबी नज़र नहीं आती ट्रम्प साहब के, मगर एक तरफ तो वो आपसे बगलगीर हो रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा होता है और 2 अलग-अलग पावर एक हो जाती हैं, जिसके बाद दोनों एक बड़ी पावर बन जाती है। इस वक़्त मैं मदीना शरीफ से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ। मदीना शहर के अंदर हर चौथे रोज़ मिसाइल को हवा में, फ़िज़ा में तबाह करने की आवाज़ों से पूरा मदीना शहर गूंज रहा है। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान सऊदीया में मुआहदा होता है। अब जैसे ही मुआहदा होता है, दूसरे दिन ही ट्रम्प साहब की तरफ से मुतालबा होता है अफ़गानिस्तान में कि बटग्राम एयरबेस हमें दे दी जाए और वो नाम लेते हैं चाइना का। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पाकिस्तान को लगाम डालने के लिए बटग्राम एयरबेस माँगी जा रही है अफ़गानिस्तान से? और एक तरफ अफ़गानिस्तान भी फैसला-कुन मोड़ पे खड़ा है और पाकिस्तान का स्टांस भी बहुत सख्त है कि आपने या तो हमारा साथ देना है या तो दुश्मनी लेनी है। अब आप बताएँ ना कि कैसे क्या होगा? और आप अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ देखते हैं या अमेरिका के साथ? देखिए जनाब, सबसे पहले तो ये रिवायती जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसका पूरी दुनिया में खात्मा हो चुका है। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपने देखी कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया, उस वक़्त जो रिवायती तबसरे और रिवायती फॉरेन पॉलिसी को लेके तबसरे हो रहे थे, वो सारे तबसरे, सारे तज्ज़िये धरे के धरे रह गए। जब अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया बिटवीन इसराइल एंड ईरान, कोई तसव्वुर नहीं कर सक रहा था कि ये जंग बंदी जो है वो अमेरिका करवाएगा। कोई किसी के तस्वर में नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया के जब दरमियान 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिकी प्रेसिडेंट कश्मीर के ऊपर पॉलिसी को ऑफर करेंगे। ये सब चीजें इस बात की इंडिकेशन हैं कि अब दुनिया में रवायती फॉरेन पॉलिसी खत्म हो चुकी हैं। आपने जो तस्वीर दिया है वो रवायती फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। दुनिया के कवानीन बदल चुके हैं, लोगों के ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं एक दूसरे में वो बदल चुके हैं। अब लोगों को पता है कि रवायती जंग से कुछ भी नहीं होगा। अब जंगें मुआशी जंगें में तब्दील हो चुकी हैं। अब हर मुल्क अपने अपने मफादात को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। लिहाजा पाकिस्तान में भी अपने मफादात के गिर्द घूमेगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की जो हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो पाकिस्तान के मफादात पे समझौता नहीं करेगी। जो भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी अमेरिका के हवाले से, चाइना के हवाले से, वो इतनी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी होगी कि जिसमें सबसे अवलियत जो है वो पाकिस्तान के कौमी मफाद को दी जाएगी। पाकिस्तान के कौमी मफाद पे कोई समझौता नहीं होगा। जो भी कदम उठाएंगे इंशाल्लाह उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को डायरेक्टली फायदा होगा। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, पाकिस्तान में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आएंगी, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, घरों में खुश
आएगा, इसके दूर रख मैंने क्लियर किया, नताइज मिलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत जल्द ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बडग्राम एयरबेस बडग्राम एयरबेस अभी मैं समझता हूं कि सिर्फ डिमांड है अमेरिका की तरफ से। अभी तक पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया और वो उसका फैसला भी मैंने पहले ही अर्ज किया कि पाकिस्तान के कौमी मफादात को मद्देनजर रखते किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी अपने ब्रादर मुल्क को या किसी अपने दोस्त मुल्क के जो है वो खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। वो दौर चला गया जब पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जो है वो हुक्मरानी करता था और पाकिस्तान की एयर बेसिस जो है वो अमेरिका के कब्जे में होती थी। अब वो दौर नहीं है। अब पाकिस्तान एक अपने आप को मनवा चुका है खुददार, खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर। तो खुददार और खुद मुख्तियार रियासत अपनी खुददारी से अपनी कौमी औकात पे समझौता नहीं करेगी कभी भी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सऊदीया के मुआहिदे के दूसरे दिन ही जब अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जाता है अफगानिस्तान से एयरबेस का और नेगोशिएशन तो इस वक्त चल रही है, $1 खरब जो रेंट तलब किया गया है अफगान हुकूमत की तरफ से अमेरिका से, जबकि वहां से 30 लाख की बात चल रही है, तो यहाँ पे कुछ अरब और लाख डॉलर्स की बात चल रही है, तो एक बातचीत चल पड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्शन हुए, उसमें अफगानिस्तान की एयर बेसिस इन्वॉल्व रही है। तो आपको लगता है कि वाक़ई ये चाइना के लिए ली जा रही है या पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हर किस्म के खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का एयर डिफेंस, वो हम अगर इस तरह से कोई अगर हमारी सरहदों पे एयर बेस बनाता है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं, तो फिर हमें, मैं समझता हूँ कि इस नए सिनेरियो में खतरे की पाकिस्तान के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी हमें सोचना नहीं चाहिए या कोई हमारे लिए कोई खतरा होगा। हाँ, अलबत्ता हमें तो ये पाकिस्तान के रीजन के अंदर पीस को और अमन को बरकरार रखने के लिए नेगोशिएशन में अपना हिस्सा जरूर डालना होगा और पाकिस्तान इस खित्ते में अमन की पहचान बना हुआ है। भाई पाकिस्तान इस यही पूरे खित्ते सवाल में लेके मलिक शाह साहब के पास आऊँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं आप, कि मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। जी, जी, बगरा के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जो मादा हो रहा था और मुल्ला बरादर और कतर में अमेरिकन वाले जुल्म खलीजा के साथ, ये जो 4 बेसिस था, तो उन्होंने उस वक़्त से ये मायदे में लिखा हुआ है कि ये जो 4 से जिस वक़्त ज़रूरत पड़ेगा तो अमेरिकन इसको यूज़ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी भी उस पे नहीं है कि वो आएगा और इधर हम लोगों के खिलाफ वो इस्तेमाल करेगा। और पहले जो आपको बताऊँ कि चाइनीज़ अभी तक उसको रेनोवेट या कोई हाथ या कोई दूसरे नहीं लगाया बगराम को कि हम लोग उधर अपने बेस बना रहे हैं। चाइनीज़ बेस बॉर्डर एरिया का है, हम लोगों को पता अच्छा, है। अल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद फिर वापस आते हैं, कहीं उठ के ना जाइएगा। देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया कहीं उठकर ना जाने का, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। हम इस वक़्त डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की, एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते भी आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। और जब से ये 10 मई, 9 मई गुज़रा है, एक 9 मई ऐसा गुज़रा जो पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी सियाह-तरीन दिन था, और उसके बाद जो 10 मई गुज़रा वो ऐसा तारीख़ी दिन था कि पूरी दुनिया में आज तक डंके बज रहे हैं। जी हाँ, तो इस वक़्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं राजा अंसारी साहब, आप स्पोकमैन हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए सिंध। जी, राजा साहब सुन रहे हैं आप मुझे? जी, जी। राजा साहब सवाल ये था आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई भी एक हादसा नहीं होगा, और जो पिछले दिनों एक अफ़गान एयर बेसिस पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई, और आज भी अफ़गानिस्तान में आपको पता है सरहदी इलाके भी और वहाँ के हुकूमती इदारे भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको ये पूरा यकीन है कि अगर ये बडग्राम एयर बेस जाती है अमेरिका के पास, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? नहीं, देखिए, मैंने ये अर्ज़ किया कि एक नंबर 1 बात ये है कि कोई भी एयर बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, इसका ये तो देखें ना, कोई भी अभी इस वक़्त पेशेनगोई करना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, लेकिन मैंने ये बात कही कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई भी हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस खित्ते में अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका है, उसका गुरूर खाक में मिला चुका है। इसलिए ऐसे ममालिक, यानी देखें, एक तरफ अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन ऑलरेडी मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के 80वें इजलास से खिताब में भी कहा कि जो अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उसकी सरज़मीन पे दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने में मुलविस हैं। इसी तरह अगर वो एयर बेस अमेरिका के हवाले करता है और अमेरिका वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए कोई भी जारियत नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान के जो दिफाई ताकत है उससे वाकिफ भी है और पाकिस्तान के साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात के नए दोराहे में जो है वो शामिल हो रहा है अमेरिका। और अमेरिका के अभी इस वक्त मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की जो हमेशा एक फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री रही है, उसमें एक नए दौर में दाखिल हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान। तो वो इतना जल्दी अपने इन ताल्लुकात को खराब नहीं करेगा। आज की जो मैं समझता हूँ कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी सदर की मुलाकात और उसमें फील्ड मार्शल का शामिल होना, ओवल हॉल में, अब वो रेड कार्पेट जो इस्तकबाल हुआ है,
वो पाकिस्तान के बहुत कम हुक्मरानों को नसीब हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गैर मामूली सूरत हाल है दुनिया में, और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से दुनिया में जिस तरह मरकज़ निगाह है, उससे ये कहना मैं समझता हूँ कि गलत नहीं होगा कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कोई मुल्क नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें अभी बडग्राम का जो एयरबेस है, उससे अगर वो अमेरिका के हवाले होता है या वो नहीं होता, उसमें हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के मफाद और अपने मुल्क की जो अवाम है उसके मफादात के गिर्द घूमनी चाहिए, और वो घूम रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या कहते हैं और आप क्या समझते हैं इन हालात को देखते हुए कि जब पूरी दुनिया से एक दलालत और एक रुसवाई हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क को मिली, तो उसने चाइना की गोद में भी बैठने की कोशिश कर रहा है और रूस की गोद में भी बैठने की कोशिश कर रहा है। जबकि अमेरिका से पहले के हमारे ताल्लुकात रूस से भी बहुत अच्छे हैं और चाइना से भी बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ कोई पड़ोसी दुश्मन मुल्क को कामयाबी मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, इस वक्त तो भारत अपने जख्म चाट रहा है, और भारत के पास अब सिवाय इसके कि वो कोशिशें करे और दुनिया में एक बार फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बेहतर मकाम हासिल करे, उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। और आप भारतीय मीडिया उठा के देख लें, जितनी तनकीद आज भारतीय हुकूमत पे और मोदी सरकार पे हो रही है, उससे पहले कभी इतनी तनकीद का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। ना सिर्फ वो जो है वो बैनुल अक़वामी महाज पर और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे उसको शिकस्त मिल रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अंदरूनी जो सियासत है वो भी उसमें भी मोदी सरकार को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो अपनी खारजा पॉलिसी को किस एंगल में लेके जा रहा है, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का मामला है। हमें इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी देखना है और अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को भी देखना है। हमारा मुल्क इस खित्ते में मैं समझता हूँ एक तरफ बहुत बड़ी आलमी सतह पर जो क्लाइमेट चेंज आया है उसका विक्टिम है बहुत बड़ी लेवल पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो पानी के नीचे है, गाँव के गाँव से पहस्ती से मिल चुके हैं। इस वक्त लोग बड़े डिस्टर्ब हैं। एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज के विक्टिम बने हुए हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान में कर्जों का मामला है, पाकिस्तान की मुआशी हालत उतनी बेहतर नहीं है, महंगाई अरूज पर है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें जिनसे निपटना है। तो उन सारी चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत करना है, पाकिस्तान के जो मुआशी हालत है उसको बेहतर करना है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत उसके लिए बड़ा भरपूर अंदाज में काम कर रही है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। अच्छा राजा साहब, एक सवाल ये भी बनता है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट या आज की हमारी सफारतकारी, मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में तकरीबन 5-5, 8-8 हज़ार अफराद पहली मर्तबा दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इंडियन दहशतगर्दी के खिलाफ निकले हैं बाहर और एहतजाज हो रहा है। तो माशाल्लाह आज अगर हम देखें फील्ड मार्शल साहब का किरदार और हमारी एजेंसीज़ का किरदार, हमारी सफारतकारी का किरदार, मगर एक अलमिया हमेशा रहा है कि जब भी हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट मिलके चलती रही है, जब तक हुकूमत उसकी तारीफ करती रही है। किसी भी वजह से इख्तिलाफ होता है, चाहे वो एक्सटेंशन की बात हो, मुद्दत मुलाज़मत की बात हो या कोई भी बात हो, तो उसके बाद फिर जो पिछली दौर हुकूमत में एक मिसाल बनी कि आपको पता है कि हमारे पीटीआई के लोग अकाबरीन फरमाते थे कि आर्मी चीफ रूहानी बाप होता है, जो हर 3 साल में तब्दील भी होता है और वो जो है बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए आर्मी को, कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो इस तरह की कोई तारीख दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट में तो नहीं दोहराई जाएगी और ये जो एक तरक्की की राह पे पाकिस्तान गामज़न हो गया है। तो इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की कुछ साजिश अंदरूनी तो चल रही है, एहतजाज की बातें भी चल रही हैं। अमेरिका की गोदों में भी, क्योंकि मैं खोसा साहब का भी एक इंटरव्यू था कि अभी देखें ट्रम्प जीत रहे हैं इलेक्शन, अब वो आएँगे, अब लग पता जाएगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी आर्मी तक का उन्होंने नाम तक ले दिया था। मगर अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा सिफारतकारी और एक एस्टेब्लिशमेंट का काम रहा। सवाल लंबा हो गया, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। जी, मुख्तसर जवाब ये है कि हमारी तारीख इस तरह के वाक़यात से बिल्कुल भी नहीं भरी हुई है, सिर्फ रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। इससे पहले वो कौन-सा ज़ुल्म था जो नवाज़ शरीफ पर, उसकी बेटी और उसके ख़ानदान पे नहीं हुआ, लेकिन नवाज़ शरीफ ने कभी भी अपने वर्कर्स को जो हमारे सेंसिटिव इदारे हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, उनके यादगारों पे हमले का नहीं बोला, ना ही उनकी वर्दियों को सरेआम जो है वो लहराया गया। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कोई भी ऐसा अमल नहीं किया जो हमने देखा पीटीआई की जानिब से जिस तरह से हो रहा है। और जब कड़े वक़्त था, जब पीएमएल-एन पे मुश्किल वक़्त था, उस वक़्त भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने अफ़राद के नाम लिए, इदारे का नाम नहीं लिया था। और इदारा, मैं समझता हूँ फ़ौज का इदारा हम सबके लिए काबिल एहतराम है और उसमें उसके 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 जो तक़द्दुस है उसको कभी भी पामाल नहीं किया गया। अब सिचुएशन ये है कि अगर आज भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिस कदर आगे बढ़ रहा है, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में फ़ुतूहात ले रहा है, दुश्मन मुल्क को शिकस्त दे चुका है, सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई मुआहिदा हो रहा है, अमेरिकी सदर ने रेड कार्पेट जो है वो इस्तक़बालिये दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कौन से चेहरे हैं जो इस तमाम तर सिचुएशन में भी सियासत बराए सियासत कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं और इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तानी रियासत के गद्दार हैं, जिनकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। मगर एक बात देखने में आई है, बड़ी यानी जैसे हम अगर बात करें
तो हम एक तरफ बात करते हैं पीटीआई की, या एक तरफ बात करते हैं जो बलूचिस्तान के अंदर होता रहा है पिछले दिनों। अभी मेरे साथ जो मलिक साहब भी मौजूद है, उसके लिए भी ये सवाल था, वो टेलीफोन लाइन पर अभी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था, तो क्योंकि गवादर से भी एमएनए है वो। तो एक सवाल ये बनता है कि जो रिलैक्सेशन कह दें, इतना कुछ करने के बाद भी जो पीटीआई को एक लेवरेज मिल रहा है, सपोर्ट ही कहेंगे इसको, क्योंकि गद्दारी तो बहुत पीछे रह गई ना। जो पीटीआई ने किया, गद्दारी तो बहुत पीछे रह गई। उसके बावजूद आज भी पीटीआई के सपोर्टर निकल भी रहे हैं, अपने बानी के पोस्टर्स भी उठाते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग मौजूद हैं। हम कंपैरेटिवली बात करते हैं एमकेएम साबका की, या एमकेएम लंदन कहते हैं इसको, कि वो आज जरा सा कोई उनका कोई बंदा निकलता है तो उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अभी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, उनके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि साबका एमपी और एमएनए रहे हैं। तो वो लेवरेज, वो सपोर्ट, वो रिलैक्सेशन, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो रियासत दिखा रही है पीटीआई को लेके, या जो ख्वारिज कुछ बलोच के होते हैं या तालिबान होते हैं, अगर वो लौट आते हैं, हथियार फेंक देते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफी मिल जाती है। तो ये कुछ एक ही मुल्क है, एक ही कानून है, एक ही आइन है, मगर सबसे अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इससे आप क्या समझते हैं कि कुछ नुकसान नहीं होता पाकिस्तान को? ये सख्त एक्शन पीटीआई के खिलाफ भी लेना चाहिए। मैं अर्ज कर लूं कि कोई भी मुल्क का गद्दार हो, जिसने मुल्क के खिलाफ नारे लगाए हों, जिसने पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा हो, पाकिस्तान की रियासत को ललकारा हो, वो किसी भी जमात के हों, उनके साथ एक जैसा ही सलूक पाकिस्तान की रियासत कर रही है। आप देख लें कि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे इस तरह की तूफान बदतमीजी और पाकिस्तान की रियासत को ललकार रहे हैं, वो लोग भी गिरफ्तार हैं। इसमें बहुत सारे नाम हैं, पीटीआई के भी हैं और लोग भी हैं। वो लोग जो पहाड़ों पे चढ़ के हथियार उठा के पाकिस्तानी रियासत को ललकार रहे हैं, उनके साथ भी रियासत जो है वो उसी अंदाज में निपट रही है। तो मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म का नहीं है। पाकिस्तान रियासत जो है वो इस वक्त पूरे एक्शन में है, और पाकिस्तान के जो सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग भी मुलविस हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, उनके खिलाफ एक ही लाठी से सबको हाथा जा रहा है। कोई फेवरिज्म, कोई सपोर्ट पीटीआई को हासिल नहीं है। और आपने देखा कि वो जिस अंदाज में, अगर वो सियासत पाकिस्तान में, अलबत्ता इतना जरूर है कि कोई जंगल का कानून नहीं है, सियासत करने की आजादी है, आइन बहाल है, तो सियासत कर सकते हैं, जलसे निकाल सकते हैं। इनोसेंट लोग अगर आज भी पीटीआई को पसंद करते हैं तो जरूर करें, उसके लिए कोई कदगन नहीं है। इनोसेंट लोगों के खिलाफ कोई भी रियासत अमल नहीं करती। यही तो रियासत की ट्रांसपेरेंसी है, यही तो शफाफियत है कि रियासत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं, जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, जो हेट स्पीच में मुलविस हैं, जो फेक न्यूज फैलाने में मुलविस हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स करना हर आदमी का आईनी हक है और उन्हें वक्त दिया जा रहा है। बात यह है कि एक दो कौमी नजरिए के तहत पाकिस्तान बना। हम अगर दो कौमी नजरिए आज भी अगर देख लें, कि मिसाल के तौर पे कि एक तंजीम जिन्होंने गद्दारी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया, और उनकी गद्दारी का तसलसल टूट के नहीं दे रहा। आज भी सोशल मीडिया पे या उनके सपोर्ट करने वाले कुछ सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठकर जहर उगल रहे हैं रियासत के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आज जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है, जैसे ही कोई खुशखबरी आती है, इनकी तरफ से एहतजाज की कॉल आ जाती है। कुछ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रजिस्टर्ड भी है, सियासत भी कर रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन भी लड़ रही है। अगर उनके बानी चेयरमैन नहीं रहे तो नामनिहाद चेयरमैन या दूसरे लोग भी मौजूद हैं, सेनेट में भी, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, केपीके में गवर्नमेंट भी है। मगर यही बात की जाती है जब कराची शहर की, और आप पूरे सिंध की बात करते हैं, क्योंकि आप सिंध में नुमाइंदे हैं वजीर आजम साहब के, तो जो उर्दू स्पीकिंग को एक शिकवा रहा है कि पंजाबी या पठान या पीटीआई, इन लोगों को एक सपोर्ट की जाती है कि हमने तो सिर्फ एक दफा मुर्दाबाद का नारा लगाया, हमें कड्डे लाइन लगा दिया गया, और बिल्कुल सही किया कि रियासत के खिलाफ जो नारा लगाएगा ऐसा ही होना चाहिए। मगर यह तो तसलसल जारी है। आप ये देखें, एक कादियानी तर्ज का अदानों का सिलसिला भी पिछले दिनों हुआ, यानी डायरेक्टली 1973 के आइन को टारगेट किया जा रहा है, यानी शरीयत को टारगेट किया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है, रियासत को टारगेट किया जा रहा है। वो तंजीम भी आज मौजूद है, एमकेएम लंदन का तो नामो निशान तक नहीं रहा। इसलिए कि एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान के मुरवज्जा आइन और कानून के मुताबिक कलादम करार दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलादम करार नहीं दिया गया अभी, क्योंकि एज ए सियासी जमात अभी तक उनका वजूद कौमी असेंबली में और हर जगह बरकरार है। इसी तरह एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के अवाम की नुमाइंदा जमात बनकर कौमी असेंबली में मौजूद है, सूबाई असेंबली में मौजूद है। एमक्यूएम पाकिस्तान का गवर्नर है और उसके काबीना में मुल्क शामिल हैं और वो कौमी धारे में शामिल हैं। हमारी उर्दू स्पीकिंग आबादी जितनी भी है सिंध में, हम तो उन्हें सिंधी कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है उनका जो आईनी रोल है, सियासी रोल है, उसमें वो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, हिस्सा है रियासत का, और रियासत उनको अपना बराबर का शहरी समझते, बराबर के शहरी के हुकूक देते हुए उन्हें अपने साथ लेके चल रही है। दूसरी जानिब जो पीटीआई का रवैया है, जो उनका पॉलिटिकल रवैया है, उसे पाकिस्तान के आइन के तनाजुर में देख रहे हैं, और जो उनका दहशतगर्दी जो लोग हैं मुलविस हैं या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जिस अमल के अंदर मुलविस हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान मुरवज्जा जो कवानीन है उसके मुताबिक निपटा जा रहा है, सजाएं भी मिल रही हैं, जेल में भी रखा जा रहा है।
जो आइन और कानून जिस चीज की इजाजत देता है वो चीजें हो रही हैं। लेकिन हमसे अगर ये कोई तवक्को रखे कि हम मारवाए आइन को इकदाम करेंगे तो वो नहीं होगा। हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंशाल्लाह करेंगे जो करेंगे। देखिए, सवाल ये है राजा साहब कि इस वक्त कराची शहर, खासतौर पे सिंध के शहरी इलाके जितने भी हैं, मीरपुर खास की बात करें, कुछ लाड़काना की बात करें, कुछ हम हैदराबाद की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, तो होता ये है कि उन शहरों के अंदर एक जो शहरी आबादी है उसका हमेशा शिकवा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट एस्टेब्लिशमेंट का, रियासत का अलग होता है और कराची शहर के साथ अलग होता है। अब उस मौके पे जहाँ पर सियासत का एक मौका मिला और वहाँ एक महाजिर कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात-ए-इस्लामी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, ये तमाम पार्टी जहाँ पर अपना एक किरदार सियासत में अदा कर रही हैं, इस वक़्त कराची शहर के अंदर या सिंध के शहरी इलाकों के अंदर, तो नून लीग को वो मौका नहीं मिल रहा या नून लीग वो किरदार अदा नहीं कर रही। अब ये जो एक 2 राय या 2 तरीक़ेकार होते हैं ट्रीटमेंट के, रियासत के, एस्टेब्लिशमेंट के, तो इसमें बहुत शिकवे-शिकायत रहते हैं शहरी इलाके को। अब मैं एक चीज़ का और ज़िक्र करूँ राजा साहब, कि पिछले दिनों जो ग्रीन लाइन बस का मामला, कि जब भी जब भी कोई भी आप एक देते हैं 4K मंसूबा देते हैं, आप कोई भी ऐसा मंसूबा कराची शहर को देते हैं, वो नहीं हो पाता। कभी पीपल्स पार्टी उसको रोक देती है, कभी कोई रोक देता है, कभी फंड नहीं आते। हम अगर फंड्स की बात करें, तो 2002 से लेके 2008 के दौरान कराची शहर को जो फंड दिया गया, उस फंड की तादाद, यानी उस वक़्त जब डॉलर 100 के अंदर था, आज डॉलर 100 प्लस 100 के अकॉर्डिंग है, आगे-पीछे, सराउंडिंग है। तो आज तकरीबन 3 गुना ज़्यादा डॉलर के रेट बढ़ गए, मगर 4 गुना कम बजट हो गया कराची शहर का, जो 2002 से 2008 में दिया गया। यहाँ पे नेमतुल्लाह खान साहब ने कुछ कराची शहर के लिए काम शुरू किया, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया मुस्तफा कमाल। 2 अलग सियासी जमातें पहले ही दिन से एक-दूसरे के बरखिलाफ, मगर वफाक के किरदार, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के किरदार की वजह से कराची शहर ने तरक्की की और जब से पाकिस्तान बना, कराची शहर पहली मर्तबा तरक्की की राह पे गामज़न हुआ। यकीनन दहशतगर्दी को भी लगाम डाली गई, हालात भी बेहतर हुए और जब कराची शहर बेहतर हुआ तो माशियत के एतबार से पूरा पाकिस्तान बेहतर हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को सोचना होगा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारी रियासत को भी, कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक ही लकड़ी से तमाम लोगों को हाँकना होगा, वरना एक दफ़ा फिर जिस तरह एमक्यूएम वजूद में आई, वो क्यों वजूद में आई? एमक्यूएम क्या ऐसी चीज़ सामने लाई थी? वही कोटे की बात, वही बात कि पंजाब, बलूचिस्तान उस वक़्त के सरहद में ट्रीटमेंट कुछ और था और सिंध के शहरी इलाकों के साथ ट्रीटमेंट कुछ और था। जहाँ तक सिंध के दही इलाकों की हम बात करें, तो सिंध के दही इलाकों के अंदर किसी भी किस्म की, क्योंकि वहाँ पे तालीम का फुकदान, तो वो तो कहते हैं कि वोट भुट्टो का, हम जिए, हम मरे, हम भूखे मरे, हम प्यासे रहें। तालीम ना हो, इल्म ना हो, मगर सेहत ना हो, वोट सिर्फ भुट्टो का। अभी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, यकीनन आप मुझे सुन रहे होंगे। ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत, चीन और तुर्कमानिस्तान और साथ में दुबई, अब ये सब शामिल हो रहे हैं आपके सीपैक के अंदर। इस वक़्त जो मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूँ, अफ़गानिस्तान के लिए एक ट्रक आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आता है, बहरी जहाज़ जिसमें कंटेनर लदे हैं और 24,000 मेट्रिक टन इसमें डीएपी खाद मौजूद। फरवरी में ये बहरी जहाज़ आता है, उसके बाद जून में 20,000 मेट्रिक टन एक दफ़ा फिर ये जहाज़ आता है। एक तरफ अफ़गानिस्तान सीपैक में शामिल हो रहा है और एक तरफ अफ़गानिस्तान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। हम बहुत सारी काविशें, कोशिशें कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ मिल जाए, मगर क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट और रियासत इस तरह की कोई कोशिश कर रही है? क्या इस सवाल का जवाब देंगे आप राजा साहब? राजा साहब टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद नहीं है और लाइन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कनेक्ट हो गई है। तो बस इस वक़्त प्रोग्राम के एंड की तरफ जाऊँगा, मगर एक बात मैं ज़रूर करूँगा। देखने वाले तमाम आला इक़्तिदार में बैठे लोग, हमारे हुक्मरान, रियासती हुक्मरान, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, कि आपको जब सिर्फ़ एक मर्तबा, ये बहुत अच्छी मिसाल थी कि मुर्दाबाद कहने पे आपने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया एक तंज़ीम को, मगर एक शख्स लॉकअप में बैठ के भी साजिशें कर रहा है। एक शख्स और उसके लोग इस वक़्त कौमी सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और अवामी हलकों में आज भी कहीं न कहीं साजिश कर रहे हैं। उनको खुली छूट दी गई कि वो सोशल मीडिया पे रियासत पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सियासत कर रहे हैं और ऐसी गंदी सियासत कि वहाँ आप शरीयत को भी टारगेट करते हैं, दीन इस्लाम को भी टारगेट करते हैं, आइन को भी टारगेट करते हैं, झूठी-झूठी कहानियाँ बनाते हैं, अजीबो-गरीब सी बातें करते हैं। अगर आज पाकिस्तान, यानी आप कुछ और करने को तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान कहीं तरक्की कर रहा है तो वतन की मोहब्बत में, हदीस शरीफ के मफ़हूम में है, वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। तो यहाँ पर
इनको इतनी छूट ना दी जाए, सख्त एक्शन किया जाना चाहिए, वरना तो ये नासूर एक दफा फिर तरक्की की राह पे गामजन, एक ऐसा पहिया जो चल चुका है तरक्की की राह पर, उसमें ये कोई ना कोई रोड़े अटका देंगे। इनको मौका चाहिए, इनको मौका चाहिए किसी भी एहतजाज का, किसी भी चीजों का। आज एक दफा फिर मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, वो पाकिस्तान जिसके अल्फाज के मायने आप ढूंढे तो मदीना और पाकिस्तान एक मायने निकलता है। आज फिर एहतजाज की कौन है? ये एहतजाज शरीफ बरादरान के खिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं, ये उन इनके आकाओं के ईमा पे हो रही है जो कि दूर बैठकर इनकी डोरियां हिलाते हैं, जो कि दूर बैठकर इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कि ये इनको इस्तेमाल करते हैं मुल्क के खुदारात की तरफ, कि पाकिस्तान किसी भी तरह आंखों में आंखें डालकर दुश्मनों से बात ना करे। जो जहाद, जो जंगे, जो वेपन्स, जो असला हमारा जेवर हुआ करता था, और आज दोबारा वो जेवर हमने पहन लिया है, हम इसको उतार फेंके। एक दफा फिर अगर दुश्मन मुल्क हम पर हमला करे तो हम कहें हमारे टैंकों में तेल नहीं है। आप सड़कों पर 2 मिनट खामोशी इख्तियार करें और कश्मीर चुपचाप उठा के दे दें। इतनी बड़ी गद्दारियां हम आसिया को उठा के इन्हें दे दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार अवाम पाकिस्तान नबी करीम नबी अलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाली, अहले बैत पर से मोहब्बत करने वाली, यकीन रखने वाली ये अवाम इस बार आपको इन साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने देगी। देखना ना भूलिएगा हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10:05 पर वफाए पाकिस्तान, मोहब्बत पाकिस्तान का ये प्रोग्राम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ये प्रोग्राम ब्रेस्ट टाइम विद डॉक्टर फ़हीम तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद इसी नाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।